जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का वर्तमान तो खराब है ही, लेकिन भविष्य भी डगमगाता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी में ना तो उनसे नेता संभल रहे हैं, ना ही उनके महाविकास अघाड़ी के पास अब कोई मुद्दे बचे हैं, क्योंकि एक एक कर देवेंद्र फडणवीस उनके हाथ से मुद्दे छीनते जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है, किसानों के लिए फैसला है, और उससे अघाड़ी में खलबली मची हुई है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों पर बात कर लेते हैं, जो आजकल खफा खफा घूम रहे हैं। शिंदे गुट के नेताओं से मिलने जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी की सभाओं में नहीं जा रहे हैं। भाऊ साहिब वाकचौरे शिरडी से सांसद हैं, और वहीं शिरडी में अहिल्यानगर जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक सभा थी। पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे भी वहां पर थे, अंबादास दानवे भी वहां पर थे, और सभा होनी थी, संगठन को लेकर बात होनी थी, लेकिन उसमें भाऊ साहिब वाकचौरे नहीं गए। उन्हीं का ही एरिया है, मौजूदा सांसद है, लेकिन वो सभा में नहीं गए। जैसे कि संजय जाधव जो कि परभणी से है, वो परभणी के लेकर जो बैठकें हुई, यहाँ तक कि मातोश्री में भी बैठकें हुई, उसमें शामिल नहीं हुए। अब उद्धव ठाकरे की बैठकों में उनके सांसदों ने आना बंद कर दिया है। स्थिति ये हो गई कि चंद्रकांत खैरे को भरी सभा में कहना पड़ा, ये बात ध्यान दिलानी पड़ी कि भाऊ साहिब वाकचौरे यहाँ पर नहीं है, उन्हें अलग तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार पहले भी वो गायब हो गए थे, गांव चले गए थे, फिर उनको टिकट दिलाने में मैंने काफी मदद की थी, और उद्धव साहब ने उन्हें माफ भी कर दिया था, लेकिन अब फिर से वही स्थितियां आ रही हैं। तो वो एक तरह से पुराना एहसान, अगर कोई एहसान है, उसे याद दिला रहे हैं, और एक तरह की चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इस तरह की हरकतें रही तो दिक्कत हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो चाहेंगे कि वो इसी पार्टी में रहे, कहीं और का फैसला ना करें। ये सब बातें कही, यानी कि चर्चा बहुत जोरों पर है कि चंद्रकांत खैरे को खुलेआम ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि भाऊ साहिब वाकचौरे अभी हाल ही में शिंदे गुट के मंत्री, उद्योग मंत्री उदय सामंत से मिले थे, उनके साथ कैबिन में बातचीत हुई। ऐसे ही संजय पाटिल अभी एकनाथ शिंदे से मिले थे, उनकी कार में गए थे। एकनाथ शिंदे संजय पाटिल की पत्नी को देखने अस्पताल आए थे, और फिर वो उनके साथ कार में गए, और फिर उद्धव ठाकरे को अपना एक आदमी संजय पाटिल के घर भेजना पड़ा। उस व्यक्ति ने वहां फोन मिलाया, उद्धव ठाकरे से बात कराई। तो ये दिख रहा है कि इनके सांसद अब अपना रास्ता खोज रहे हैं, और बातचीत जोरों पर है। कहाँ शिंदे के पास जाना है, किसे बीजेपी के पास जाना है, इसको लेकर एक चर्चा चल रही है। क्योंकि सांसद जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो सबके सब शिंदे की पार्टी में जाना चाहते हैं, कुछ तो बीजेपी में भी आना चाहते हैं, क्योंकि विचारधारा की कोई समस्या है नहीं, हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं। और डायरेक्ट बीजेपी में आना यानी कि एक लॉन्ग टर्म है, आप पूरी तरह से बीजेपी का हिस्सा है, वरना आप एनडीए का हिस्सा होंगे। तो चर्चा इसको लेकर भी है कि कौन जो है शिंदे की पार्टी में जाएगा, कौन बीजेपी में जाएगा। ये सब बातें चल रही है। सही मौके का इंतजार भी किया जा रहा है। अभी तो कुछ चुनाव भी है, स्थानीय चुनाव है, लेकिन ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे को एहसास जरूर होने लगा है, क्योंकि उनके सांसद जो हैं अब सभाओं में आना बंद कर रहे हैं। वरना पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की सभा है, इसमें सांसद ना आए ये बड़ा मुश्किल लगता है, और ऊपर से पता ना हो कि सांसद क्यों नहीं आए हैं। या तो वो बता देते हैं कि भाई हमारा फला काम है, फला मजबूरी है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। अगर उन्होंने बताया होता तो चंद्रकांत खैरे इस तरह सरेआम नहीं बोलते, यानी कि बिना बताए गायब हो गए हैं। तो ये अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और उद्धव ठाकरे ये महसूस कर रहे हैं कि उनके सांसद जो हैं अब फैसला ले चुके हैं। इसलिए उन्होंने संजय जाधव का जो इलाका है परभणी, वहां पर जिला अधिकारी और अन्य पदाधिकारी बदल दिए। उसकी भी नाराजगी अलग चल रही है, लेकिन उन्होंने पदाधिकारी बदल दिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को इस बात की आशंका है कि अगर संजय जाधव जा सकते हैं और अपने साथ कई नेताओं को लेकर जाएंगे, और जब वो जाएंगे तो फिर एक खालीपन हो जाएगा, पदों पर लोग ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो अभी से ही बदलना शुरू कर रहे हैं, ताकि वो जाए तो कम से कम पद खाली ना रह जाए, एक संगठन जो है वो फिर से वही उसी स्तर पर बना रहे। ये इशारे सब उसी तरफ है कि कभी भी उद्धव ठाकरे के सांसद 2/3 बहुमत के साथ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। फिर दूसरा, उद्धव ठाकरे की समस्या सिर्फ यही तक तो है नहीं कि अपने नेता जा रहे हैं, अपने सांसद जा रहे हैं। इनकी समस्या तो ये भी है कि इनसे मुद्दे छिन रहे हैं, जो इन्होंने
जो महाविकास अघाड़ी ने एनसीपी का मुद्दा, जैसे किसानों का मुद्दा इनका रहता है, बड़ी एक्टिव एनसीपी एसपी उसमें रहती है। लेकिन अभी अभी देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि किसानों के 53 लाख किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन ऋण जो है वो माफ किए जाएंगे। 2 लाख तक का ऋण कर्ज उनके ऊपर माफ कर दिया जाएगा। कर्ज माफी का फैसला है, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट में ये फैसला हो चुका है। 53 लाख परिवारों को इससे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि 53 लाख किसान यानी कि एक परिवार से 4 लोग तो लोन लेंगे नहीं, 1 लोन या 2 लोन रहेगा किसी परिवार से। तो आप समझिए कि 53 लाख परिवारों को फायदा होने वाला है इससे, और ये बहुत बड़ी संख्या बनती है, क्योंकि एक परिवार में कम से कम 3 से 4 लोग तो होते ही हैं। ये तो कम से कम संख्या मैं बता रही हूँ, जिसे माता पिता और बच्चे मिलाकर होते हैं। तो आप इसको चौगुना आप अगर कर देंगे तो ये संख्या करोड़ों में चली जाती है, और सीधे सीधे इसका फायदा जो है ये बीजेपी सरकार, मायावती सरकार को होने वाला है। ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये वादा भी किया था, ये मांग भी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि वहां किसानों के लिए कर्ज बड़ी समस्या बन जाता है, और क्योंकि अगर फसल बर्बाद हो जाए तो फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाती है उसे वापस करना। और इतना ही नहीं, सरकार सिर्फ कर्ज वालों को ही माफी नहीं दे रही है, बल्कि जो लोग कर्ज नियमित तौर पर चुका रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कर्ज चुका रहे हैं उन्हें लगे कि भाई ये क्या फायदा हुआ, इससे अच्छा तो हमें चुकाना ही नहीं चाहिए था। जो लोग कर्ज चुका रहे हैं उनको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी कि उन्होंने अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाया, अपना कर्ज चुकाया, तो उनको सरकार इसके लिए प्रोत्साहन राशि, इनाम राशि एक तरह से कह सकते हैं कि वो देगी। शरद पवार और कांग्रेस अक्सर बीजेपी को किसानों के मुद्दों पर घेरते रहते हैं कि किसानों के ऊपर इतना दबाव है, फसल बर्बाद हो गई या फिर उस तरह से मुआवजा नहीं मिल पाया, इसको लेकर भयंकर दबाव रहता है। लेकिन आज बीजेपी ने फैसला करके इनका ये मुद्दा ही खत्म कर दिया। जो मनोज जरांगे हैं वो मराठी मुद्दों से लेकर किसानों तक की बात करते हैं, लेकिन आज उनका भी एक मुद्दा खत्म हो गया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे जो अघाड़ी का हिस्सा ही है, उनके पास मुद्दों की कमी हो गई है कि आप किस आधार पर जो है सवाल उठाएंगे। हिंदुत्व का मुद्दा आप खुद छोड़ चुके हैं। आप विकास की बात करते हैं तो जितना आपकी सरकार में हुआ उससे ज्यादा कहीं यहाँ पर हो रहा है। कुछ एक समस्याएं होती हैं वो सरकारों में देखने को मिलती है, लेकिन बीजेपी उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। तो आप किस आधार पर भाजपा को घेरेंगे? अब इनके लिए समस्या हो गई है 2029, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। अब तो 2026 तो हो ही गया है, 3 साल की बात है, फिर लोकसभा चुनाव आएगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगा उसी साल। अब यहाँ पर इनके पास स्थिति ये है कि 2029 तक के लिए संगठन नहीं है, पूरा बिखरा हुआ है। एनसीपी एसपी का हाल ये है इस वक्त कि इनके अब भी नेता चाहते हैं कि विलय कर ले। रोहित पवार नहीं चाहते, शरद पवार नहीं चाहते, ये इंतजार कर रहे हैं कि एनसीपी जो है सुनीता पवार वाली वो कब टूटे और फिर हम जो है उस पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे अंदर आपके नेताओं में एक बेचैनी होती है। अभी उद्धव ठाकरे के सांसद अगर एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे तो क्या एनसीपी एसपी के नेताओं को नहीं लगेगा कि अभी 2 महीने पहले जब अजीत पवार जिंदा थे तब उनके रहते हुए हम भी एनडीए का हिस्सा बनने वाले थे, हमें भी कोई मंत्रालय मिलता, हमें भी सांसदों को लगता कि हमें भी वहां पर एनडीए का हिस्सा बनते तो कोई राज्य मंत्री बना दिया जाता या कमेटियों में और बेहतर जगह मिलती। लेकिन अंतिम जैसे ही अजीत पवार का निधन हुआ या इन्होंने फैसला बदल लिया और फिर हम वही विपक्ष में आकर बैठ गए हैं। अब तो और तालमेल खराब हो गया है। तो इनके अंदरूनी तौर पर नेता, सांसद, विधायक, सांसद तो चाहते कि हम एनडीए का हिस्सा बन जाएं, लेकिन जो रोहित पवार की अपनी महत्वाकांक्षा है, सुप्रिया सुले की अपनी महत्वाकांक्षा है, शरद पवार जो सोचते हैं, तो इन्होंने इस फैसले को टाल दिया और अब ये इंतजार कर रहे हैं। तो इनके लिए मुश्किल होगी। चुनाव नजदीक आता है तो बहुत कुछ होता है, हो सकता है कि शरद पवार के सांसद भी पलटी मार लें। अभी तक तो बीजेपी ज्यादा उन्हें छेड़ नहीं रही थी क्योंकि इन्हें लग रहा था कि विलय होगा ही तो वो तो वैसे ही हमारे पास आएंगे, लेकिन अगर लगेगा कि विलय अब होने की बिल्कुल स्थितियां नहीं है तो सेंधमारी उधर भी की जाएगी। सांसद तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि बीजेपी को और सांसद उसके पास आ जाए, जरूरत ही रहती है सांसदों की। तो वो पहले ही कमजोर है एनसीपी एसपी। कांग्रेस की भी अपनी समस्याएं हैं, कांग्रेस भी अभी तक खुद को कोई बहुत मजबूत कर नहीं पाई है। इनके साथ रहकर जो परफॉर्मेंस खराब हुआ है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है
और कांग्रेस की स्थिति तो पहले ही कमजोर हो गई थी। अब उद्धव ठाकरे जो एक मजबूत पार्टी हुआ करते थे, लेकिन उनका हाल सबको पता है किस तरह से पार्टी खाली हो रही है। अब तो सांसदों के जाने की बात है, तो ये 29 तक खड़े कैसे हो पाएंगे? तो इनको वो संभव नहीं लग रहा है। और आगे के लिए बीजेपी ने 2029 तक के लिए एजेंडा सेट कर लिया है। किसानों की मांग पूरी कर दी, महिलाओं को लाडली बहन योजना के जरिए उनको पैसा दिया जा रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी लगातार काम कर रही है, बांग्लादेशियों को भगाने का काम हो रहा है। तो बीजेपी कई मुद्दों को एक साथ जो है वो डील कर रही है। 29 तक की तैयारी है और एक महायुति के पक्ष में एक बहुत बड़ी बात जा रही है कि जो प्रतिद्वंदी है महाविकास आघाड़ी, वो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जिसका सीधे सीधे बड़ा असर 29 के नतीजों पर पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।